इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट मुकाबला। मैनचेस्टर का इतिहास टीम इंडिया के लिए काफ़ी खौफनाक रिकॉर्ड बताता है, क्योंकि टीम इंडिया ने अभी तक मैनचेस्टर में एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं किया है। 1960 से लेकर अभी तक टीम इंडिया ने 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं मैनचेस्टर में, और सभी के सभी मुकाबले टीम इंडिया ने हारा है। इससे पहले 2014 में आपने मैनचेस्टर में टेस्ट मुकाबला खेला था, वहाँ पर आपको करारी शिकस्त मिली थी। और आपको बता दें, वही दौरा था जो विराट कोहली ने सिर्फ 110 रन बनाए थे। सबसे बदतर रिकॉर्ड था विराट कोहली का उस टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन उसके बाद विराट कोहली अलग निखर कर आए और वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बने। लेकिन उस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के नाम बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड हासिल हुआ था और टीम इंडिया पूरी सीरीज़ बहुत बुरी तरह से हारी थी। और मैनचेस्टर आपके लिए हमेशा ही खौफनाक होता है। मैनचेस्टर में आपका रिकॉर्ड एकदम शून्य है। जिस तरह पहले बर्मिंघम में था, ऐसे ही रिकॉर्ड यहाँ पर मैनचेस्टर में आपने देखा होगा। लेकिन जब जब टीम इंडिया से कोई उम्मीद नहीं करता है, बर्मिंघम को लेकर टीम इंडिया से पूछा गया था कि आप यहाँ पर एक भी मुकाबला नहीं जीते हो, तो वहाँ पर शुभमन गिल ने बोला था कि हम यहाँ पर जीतेंगे, और टीम इंडिया ने वहाँ पर मुकाबला जीता था और 336 रनों से जीता था। जब जब टीम इंडिया से उम्मीद नहीं होती है, तब तब टीम इंडिया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, सेकंड टेस्ट मैच टीम इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से जीता, लेकिन लॉर्ड्स में आप जीतते जीतते रह गए। यहाँ पर आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी रवींद्र जडेजा की, मोहम्मद सिराज की और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की। लेकिन उसके अलावा आपका एक और बल्लेबाज इस तारीफ़ के दावेदार है, वह है ऋषभ पंत। उसकी उंगली पर चोट लगने के बाद भी वह आपको पहली पारी में 75 रन बनाकर गया था, तब उम्मीद आपकी बढ़ गई थी। लेकिन उस हार को आपको भूलना पड़ेगा और मैनचेस्टर में आपको टीम यूनिट और प्लेइंग 11 में बदलाव के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैनचेस्टर में आम तौर पर यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों का एडवांटेज नहीं मिलता है। यहाँ पर पेसर गेंदबाज ही आपको विकेट लेते हुए नजर आते हैं। जब 2014 में पहला मुकाबला खेला गया था उस सीरीज़ का, तो वहाँ पर एंडरसन ने और स्टोप ब्रॉड ने काफ़ी विकेट चटकाए थे। एंडरसन ने 5 विकेट लिए थे, वहीं स्टोप ब्रॉड ने 4 विकेट लिए थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाओ, जिस पिच पर पेसर गेंदबाजों को एडवांटेज मिलता है, आपकी टीम कहीं 2 स्पिनरों के साथ न उतरे, रवींद्र जडेजा या फिर वाशिंगटन सुंदर। अगर आपको टीम जितानी है, अगर टीम में बदलाव करने हैं, क्योंकि यहाँ पर करुण नायर पर भी सवाल उठ रहा है, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि करुण नायर नंबर 3 पर खेल रहे हैं। अभी उनको 3 मुकाबले दिए गए हैं, 6 टेस्ट पारियां हो गई हैं, और ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं इसको लगातार मौका मिले, क्योंकि आपके पास साई सुदर्शन जैसा बल्लेबाज मौजूद है और अभिमन्यु ईश्वरन एक ऐसा बल्लेबाज जिसको अभी टेस्ट डेब्यू का मौका भी नहीं मिला है। लेकिन करुण नायर को कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मौका दो, पूरी सीरीज़ में मौका दो, लेकिन उनका हाई स्कोर है सिर्फ 40 रन जो पिछले टेस्ट मुकाबले में बनाया था। उसके पहले उनके 30 रन, 31 रन, 24 रन, 25 रन ऐसे बनाए हैं। मतलब करुण नायर तो हो सकता है आपको इस टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर ना आए, लेकिन आपकी गेंदबाजी में भी बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैनचेस्टर में आप 2 स्पिनरों के साथ नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की पिच ग्रीन पिच होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाउंस और स्विंग मिलता है। ऐसे में वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी एडवांटेज मिलता है। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि आप यहाँ पर एक भी मुकाबला नहीं जीते हो, इसलिए यहाँ पर आपको इतिहास रचना होगा, यहाँ पर मुकाबला जीतना होगा, क्योंकि अगर आप यह मुकाबला हारे तो आप सीरीज़ गंवा दोगे, क्योंकि 3-1 से बढ़ोतरी कर लेगी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम और वह सीरीज़ भी जीत जाएगी। यहाँ पर आपके पास सुनहरा मौका होगा, आपके कप्तान के पास, आपके बल्लेबाजों के पास और आपके गेंदबाजों के पास, कि एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन करें और टीम इंडिया का मुकाबला जिताएं, जिससे सीरीज बराबर पर हो। नहीं तो फिर आपसे उम्मीद जो थी ना, वो उम्मीद टूट जाएगी, क्योंकि पहले सीरीज शुरू होने से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, खास तौर पर हमारी बल्लेबाजी। लेकिन लीड्स में आपने देखा होगा, आपके बल्लेबाजों ने 5 सेंचुरी मारी थी, फिर भी आप वह मुकाबला हार गए थे। लेकिन आप उस कंडीशन से मुकाबला नहीं हारते हो जहां पर टीम इंडिया हारी थी। अभी तक टीम इंडिया को यहाँ पर 3-0 लीड करनी चाहिए थी सीरीज, जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है। आप लगा लो 3 टेस्ट मुकाबले 15 दिन, आपने लगभग 12 दिन डोमिनेट किया है। 12 दिन, 3 दिन डोमिनेट किया इंग्लैंड ने, और वो तीनों मुकाबले 2 मुकाबले जीत गई। तो कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं। आप पिछला टेस्ट मुकाबला जीत सकते थे, आपको 193 रन बनाने थे सेकंड पारी में, और आपको कम से कम 6 विकेटों से मुकाबला जीतना था। लेकिन आप में वो दम नहीं था, आप में वो जज्बा नहीं था, आप में वो डर था।
क्योंकि आपको बता दें, सन 2000 के बाद टीम इंडिया ने 150 रन चेज नहीं कर पाई है टेस्ट क्रिकेट में। सिर्फ 2 ही बार किया था, एक गावा किया था और एक पहले किया था, 2009 में करीबन किया था। उसके पहले टीम इंडिया 150 रन प्लस चेज नहीं कर पाते टेस्ट क्रिकेट में। कितनी शर्मनाक बात है। वहीं अगर आप इंग्लैंड को देखोगे, वो पिछले 3 सालों में ये 9 बार 350 रन चेज कर चुकी है। आप कंपेयर करके देखो, यहाँ चौथी पारी होती है, 150 रन चेज करना होता है, वहाँ इंडिया पूरी तरह से बिखर जाती है। वहीं इंग्लैंड एकजुट होकर एक तरफा तरीके से मुकाबला जीतते हैं। कितना डिफरेंस है। और टीम इंडिया का हार का कारण यही बना है, चौथी पारी। देखिए, टीम इंडिया अगर पाटा पिच मिलती तो वहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रन बनाए थे, इसलिए वहाँ पर इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम और उनके कप्तान बेन स्टोक्स ने एक ऐसी पिच बनाई जहाँ पर थोड़ा गेंदबाजों को मदद कम मिले, थोड़ा सपाट पिच ना हो, वहाँ पर थोड़ा ठुसकी पिच हो, जहाँ पर बॉल कभी कभी उठे कभी कभी नीचे रहे, जहाँ पर बल्लेबाजों को भी थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिले। उन्होंने ऐसी पिच बनाई और आपके बल्लेबाज वहाँ पर बिखर गए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर आपको बड़े रन बनाने चाहिए थे। पहली पारी में इंग्लैंड ने टॉस जीता, पिछले 2 मुकाबले में उन्होंने टॉस जीता था और आपको बल्लेबाजी करने का न्योता मिल दिया था और पूरा प्रेशर इंग्लैंड की टीम पर जा रहा था, क्योंकि टीम इंडिया पहली पारी में इतना रन बना दे रही थी कि इंग्लैंड को चेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया, आपको बल्लेबाजी करने का मौका दिया और आपने रन बना दिए। तो टीम इंग्लैंड ने यह रणनीति अपनाई कि पहले बल्लेबाजी वह करेगी और वह 400 रन बनाएगी, 450 रन बनाएगी, फिर आपको बल्लेबाजी करने को न्योता देगी। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में 387 रन बनाए थे, टीम इंडिया ने भी पहली पारी में 387 रन बना दिए। आपको उस पारी में कम से कम 100 रनों की लीड लेनी चाहिए थी। जब केएल राहुल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप चल रही थी पहली पारी में लॉर्ड्स में, तो वहाँ पर ऋषभ पंत रन आउट होते हैं और वहीं से पूरा मोमेंटम आपको बदल जाता है और आप लड़ते फिरते 387 रन बना पाते हैं। केएल राहुल शतक के चक्कर में खेल रहे थे और जैसे ही शतक बनता है, अगली ही बॉल पर उनका पता नहीं क्या हो जाता, उनको बॉल समझ नहीं आती और शोएब बशीर को कैच आउट हो जाता है स्लिप में। टीम इंडिया का हार का सबसे बड़ा कारण वही था, ऋषभ पंत का रन आउट। नहीं तो टीम इंडिया जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी, आपने पूरे सेशन में डोमिनेट किया था, आपको कम से कम 100 रनों की लीड मिलती और आप मुकाबला जीत सकते थे। लेकिन आपकी एक बेवकूफ़ी, आपकी एक गलती की वजह से आपने लॉर्ड्स टेस्ट गंवा दिया। पिछली बार आपने 2021 में लॉर्ड्स में खेला था और वहाँ इतिहास रचा था। फिर कुछ मादरणीय लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को ट्रोल कर रहे हैं कि उनको तेज पारी खेलना चाहिए था, बड़े रन बनाना चाहिए था, चौके छक्के मारना चाहिए था। उनको ये बताना ज़रूरी है, अगर वो आपने 170 रन बनाए, आप 22 रन से मुकाबला हारे हो, अगर वो तेज़ खेलने जाता, एक छक्का एक चौका मारता, अगली बॉल पर आउट हो जाता, तो फिर क्या होता? आप 120-130 पर ऑल आउट हो जाते। आपने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है, सम्मान की लड़ाई लड़ी है। लास्ट टेस्ट भला ही आप हारे हो, लेकिन आपकी तारीफ़ हुई है, क्योंकि आपके बल्लेबाज वहाँ पर लड़ रहे। आपके बल्लेबाज नहीं, आपके गेंदबाज रविंद्र जडेजा, बुमराह और सिराज, इन्होंने जज्बा दिखाया था, लड़ने का जुनून दिखाया था। 4 घंटे इन्होंने बल्लेबाजी की है और बेन स्टोक्स पूरा बिफर गया था। लगातार 11-11 ओवर गेंदबाजी की है बेन स्टोक्स ने और पूरा ग्राउंड, जो पूरे दर्शक बैठे हैं, उन्होंने सबने ताली बजाई थी। भले टीम इंडिया मुकाबला हार गई हो 22 रनों से, लेकिन बेन स्टोक्स ने वो तारीफ़ की टीम इंडिया की। उसके अलावा यहाँ पर जितने दर्शक थे सभी ने ताली बजाई रविंद्र जडेजा के लिए, क्योंकि वो लड़ा, अंत तक लड़ा। अगर कोई बल्लेबाज साथ दे देता तो आप लॉर्ड्स मुकाबला जीत सकते थे, क्योंकि आपसे 192 रन चेज नहीं हुए भाई। कितनी शर्मनाक बात है। फिर आप बोलते हो कि मुझे सीरीज जीतना है। कैसे घंटा सीरीज जीत पाओगे इस तरह में, जब आपको चेज करना ही नहीं आता? आपके बल्लेबाज बिखर जाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है और आप ढोए जा रहे हो। आपके पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, आपने उनको मौका ही नहीं दिया, अपने स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया है। सरफराज खान हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, आप इन बल्लेबाजों को समझते ही नहीं हो। बस अपनी पसंद और नापसंद से प्लेयर को चुनते हो और फिर टीम इंडिया मुकाबला हार जाती है। लेकिन आपके पास सुनहरा मौका है मैनचेस्टर जीतने का। आपको थोड़ा प्लेइंग 11 बदलाव करना पड़ेगा, नंबर 3 पर बदलाव करना पड़ेगा और आपको तेज़ गेंदबाज लेकर आना पड़ेगा। आउट एंड आउट आपको 4 पेसर गेंदबाज के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ के पिच हमेशा ही पेसर गेंदबाजों को एडवांटेज मिलते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। फिर अपनी टीम का कॉम्बिनेशन सेट करना है, फिर आपको मैच विनर लेके आना है। अगर आप स्पिनर के साथ ही जाना चाहते हैं, अगर पिच थोड़ा ड्राई पिच होती है, वहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है, तो आप कुलदीप यादव को लेकर आए। लेकिन कुलदीप यादव एक ऐसा गेंदबाज है जो आपको 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट लेकर दे सकता है।
वॉशिंगटन सुंदर ने भले ही पिछले मुकाबले में 4 विकेट हासिल किया था सेकंड पारी में, लेकिन वो तो कुलदीप यादव भी कर सकता है। कुलदीप यादव भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता है, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। लेकिन आप अपने बल्लेबाजी के चक्कर में अपना एक विकेट टेकर गेंदबाज बेंच पर बैठाया हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर मुकाबला जीतना है, जिस तरह के पिच इंग्लैंड दे रही है, वहाँ पर आप 20 विकेट लेकर ही मुकाबला जीतोगे, नहीं तो आप घंटा मुकाबला नहीं जीत पाओगे। क्योंकि बेन स्टोक्स को और ब्रैंडन मैकलम को ये बात पता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हम अटैकिंग बल्लेबाजी से मुकाबला जीतेंगे, और वो इसी माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। बेसबॉल खेल रहे हैं, भले लॉर्ड्स में आपको बेसबॉल नज़र नहीं आया, लेकिन उनका माइंडसेट तो यही ना, अटैकिंग माइंडसेट है। वो अंत तक लड़ेंगे, अंत तक जाएंगे और आपको हराएंगे। उनकी रणनीति यही है, उनकी स्ट्रैटेजी यही है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और आपको जो अड़ियल रवैया है ना कि मुझे इसी को खिलाना है, वॉशिंगटन सुंदर को ही लेके जाना है, टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं, घंटा ये इस बात समझ नहीं आती। आप ये अंदाज़ा लगाओ, आपने नीतीश रेड्डी को नंबर 6 पर रखा, एक प्रॉपर बल्लेबाज की जगह होती नंबर 6, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पारी में लॉर्ड्स में, जहाँ पर आपका मैच दांव पर लगा था, आपने जडेजा को भेजा, ठीक है, जडेजा को भेजा आप नंबर 6 पर, लेकिन आप नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी को भेज सकते थे, लेकिन आपने नंबर 9 पर भेजा। आपने अंदाज़ा लगा, आपने कभी देखा है कि जो प्रॉपर बल्लेबाज उसको 9 नंबर पर भेजा जाए? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इससे अच्छा आप नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग पर भरोसा करते, 2 ओवर गेंद 2 विकेट उसने हासिल किया। लेकिन जब आपको एक प्रॉपर बल्लेबाज की ज़रूरत है जो आपको थोड़ा इस्टेब्लिश करे, तो नीचे आकर थोड़ा रन बनाए, तो आप एक बल्लेबाज को ही खिला लेते एक्स्ट्रा, जो आपको नीचे रन बना कर देता है। जो आपको 8 नंबर की लालच है ना बल्लेबाजी में, वो आपको ले डूबती है। आप 30-40 रन एक्स्ट्रा के चक्कर में आप एक विकेट टेकर गेंदबाज बाहर बैठाए हो, और आपकी हार का कारण सबसे बड़ा वही होता है। क्योंकि जब तक आप 20 विकेट नहीं लोगे, तब तक आप मुकाबला नहीं जीतोगे। और जिस तरह से मैनचेस्टर का ग्राउंड आपके लिए खौफनाक बना हुआ है, आपका इतिहास रचने का मौका है, तो आपको थोड़ा स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। अरे रवैये के साथ नहीं जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर मुकाबला जीतो, और तभी आप सीरीज में 2-2 की बराबरी कर पाओगे। क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत अच्छी तरह से जान चुका है कि हम इनको ठुस्सी पेश देंगे, जिससे कि टीम इंडिया के गेंदबाज यहाँ पर कुछ कहर न बर पा पाएँ, वो मुकाबला जीत जाएगी। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम उनको ग्रीन टॉप पिच देंगे या बैटिंग पिच देंगे, तो टीम इंडिया को एडवांटेज मिलेगा। इसलिए दोनों काम नहीं करेंगे, वो अपने फेवर में पिच बनाएंगे, क्योंकि वहाँ के गेंदबाजों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक टप्पा पढ़ के रखते हैं, एक छोर पढ़ के रखते हैं। और आपकी हार का सबसे बड़ा कारण है आपकी फील्डिंग। अगर केएल राहुल ने कैच नहीं छोड़ा होता, तो टीम इंडिया वो मुकाबला जीत जाती। लीड्स में आप याद करो, आपने 9 कैच छोड़े थे, और हार का कारण वही बना था। और लॉर्ड्स में भी आपके साथ यही हुआ है, क्योंकि जब आप फील्डिंग नहीं करोगे, तो आप मैच गंवाओगे। यही मुकाबला आप उठाकर देख लो, ऋषभ पंत का रन आउट, क्या बेहतरीन रन आउट किया था। हैरी ब्रूक का कैच, जो रूट का कैच जो करुण नायर ने स्लिप में लिया था, भाई वो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग कर देते हैं जहाँ से पूरा मोमेंटम ही बदल जाता है। सेकंड पारी में जब जायसवाल तो आउट हो गए थे दूसरे ओवर में, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और करुण नायर की पार्टनरशिप चली थी, लेकिन आपका 41 रन पर दूसरा विकेट गिरता है, फिर वहाँ से लाइन लग जाती है आपकी विकेटों की, फिर 53 पर तीसरा, फिर 56 पर, मतलब आपकी वहाँ पर लाइन लग जाती है विकेटों की, क्योंकि आपके बल्लेबाज वहाँ पर टिक नहीं पाए, और उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग से पूरा मोमेंटम ही बदल दिया, और आपके बल्लेबाजों पर इतना प्रेशर आ गया था कि आप मुकाबला नहीं जीत पाए। और मैच खत्म होने के बाद जोफ्रा आर्चर ने बोला है कि आप अग्रेसन दिखाओगे तो हम आपसे 10 गुना दिखाएंगे, क्योंकि आपने थर्ड डे सेकंड पारी स्टार्ट होती इंग्लैंड की, आपने अग्रेसन दिखाया, ठीक है ना। लेकिन आप अग्रेसन आपने दिखाया, उनकी बल्लेबाजी वो झेल गए, लेकिन जब उन्होंने अग्रेसन दिखाया तो आप पैनिक कर गए, आपकी बल्लेबाजी एकदम पैनिक कर गई, आपका पूरा ड्रेसिंग रूम पैनिक कर गया। यहाँ पर तक कि शुभमन गिल से बल्लेबाजी ही नहीं हो रही थी, शुभमन गिल के पाँव ही नहीं चल रहे थे। जहाँ पिछली पारी में या पिछले टेस्ट मैच में उनके आगे कदम बढ़ाकर सामने खेला करते थे, उनका पैर ही आगे नहीं बढ़ा, और वो चौथे 5वें स्टंप की बॉल को टच कर रहे थे, वहीं पर उनका विकेट गिर गया। मतलब कि आपने अग्रेसन दिखाया, लेकिन जब उन्होंने अग्रेसन दिखा तो आप झेल नहीं पाए, आप पैनिक कर गए, आप डर गए। और ये बात जोफ्रा आर्चर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद, कि आप जितना अग्रेसन दिखाओगे तो हम उससे ज़्यादा अग्रेसन दिखाएंगे, आप झेलने का दम हो तो आप झेल कर दिखा दो। तो आपको इस माइंडसेट के साथ जाना है, आपको अगले मुकाबले में ज़्यादा अग्रेसन नहीं दिखाना, सिर्फ अपने काम से काम रखना है। अच्छी बल्लेबाजी करो, अच्छी गेंदबाजी करो, तो आप मुकाबला भी जीतोगे, क्योंकि इंग्लैंड ने वो करके दिखाया है।
अग्रेसन आपको तब अच्छा लगता है जब आप मुकाबला जीत रहे हो, ठीक है ना, आपके बल्ले से रन आ रहे हो, आपके गेंदबाज विकेट ले रहे हो, तो वहाँ पर अग्रेसन आपका अच्छा लगता है। जब आप घंटा कुछ उखाड़ ना पाओ तो वहाँ पर अग्रेसन कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। और आपको अगर इतिहास रचना है तो मैनचेस्टर जीतना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आपसे उम्मीद नहीं होती तब टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती है। यहाँ पर सुमन गिल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 2 टेस्ट मुकाबले में उन्होंने लगभग रनों का अंबार लगाया था, लगभग 600 रन प्लस बनाए हैं, लेकिन लॉर्ड्स में उनके बल्ले से रन नहीं आए। और जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लॉर्ड्स की सेकंड पारी में, तो वहाँ पर सुमन गिल आउट हो गए। केएल राहुल, आपने एक अंदाज़ा लगाया होगा, जब जब बड़ा मैच आता है, जब जब मुकाबला फंस जाता है, केएल राहुल से लोगों की उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि लॉर्ड्स की पहली पारी में केएल राहुल ने शानदार सेंचुरी मारी थी। अब दूसरी पारी में उनसे उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने बंटा धार कर दिया और आउट होकर चले गए। क्योंकि आपको ऐसी पिच पर एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए जो लास्ट तक खेले। जडेजा ने वो करके दिखाया, वो जज्बा दिखाया जडेजा ने, तब आप इतना करीब पहुंच पाए थे। अगर मान लीजिए केएल राहुल टिके होते, जडेजा के साथ पार्टनरशिप करते, तो आप यह मुकाबला जीत सकते थे और लॉर्ड्स में आप इतिहास रच देते बैक टू बैक मुकाबला जीतने का, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपकी लापरवाही, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आप लॉस्ट टेस्ट हारे हो, नहीं तो आप 2-1 की लीड होती। लेकिन अभी यह मुकाबला इंग्लैंड जीत गई है तो आपके लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि मैनचेस्टर आपको हमेशा ही डराता है और यहाँ पर आपने कभी मुकाबला ही नहीं जीता है। और सुमन गिल बतौर कप्तान पहली बार मैनचेस्टर में खेलेंगे, ठीक है ना, तो उन पर अलग प्रेशर होगा। बल्लेबाज रन भी नहीं आए हैं, टीम का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है यह भी लोगों को टेंशन होगी, क्योंकि करुण नायर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं है कि उनको आप लगातार मौका दो, क्योंकि आपके पास साई सुदर्शन बल्लेबाज है, एक ही टेस्ट मुकाबला किया है, लेकिन उसके साथ एज है, 23 साल का लड़का है, वो आने वाले 10 साल 12 साल तक आपको टेस्ट क्रिकेट में सर्व कर सकता है। तो आपको ऐसे बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए था। नंबर 6, जब आप नीतीश कुमार रेड्डी को प्योर बल्लेबाज समझते ही नहीं हो, तो उसकी जगह स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को खिलाओ ना। ध्रुव जुरेल बैठा है, ध्रुव जुरेल को खिला लो, बतौर बल्लेबाज ही खिला लो। उसकी टेक्निक काफ़ी शानदार है, उसका टेम्परामेंट काफ़ी शानदार है। 2 साल पहले इंडिया में जब आपके पूरी बल्लेबाजी लाइनअप बाहर हो चुकी थी, केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत इंजरी थे, उसके बाद श्रेयस अय्यर बाहर थे, तो वहाँ पर ध्रुव जुरेल ने ही आपको मैच जिताया था। 96 रनों की पारी खेली थी रांची में, तब आप मुकाबला जीते थे। सरफराज खान जैसे प्लेयर को आप मौका ही नहीं देते हो, आप उस लायक ही नहीं समझते हो कि विदेश में जाकर रन बनाएगा। अभिमन्यु उस रन को बेचारे ढोए जा रहे हो, लेकिन आप उसको बल्लेबाज ही नहीं समझते हो। तो आप ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हो, फिर आप मुकाबला हार जाते हो सके तो आप 4 पेसर गेंदबाज के साथ जाओ और उनको डराओ ना भाई कि हम आपके 20 विकेट लेने आए हैं। जब उनमें खौफ होगा तब आप मुकाबला जीतोगे, क्योंकि उनको पता है कि बुमराह के अलावा ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो उनका विकेट ले सके। आकाशदीप, एजबेस्टन टेस्ट में आकाशदीप ने 10 विकेट लिए, पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 6, लेकिन लॉर्ड्स में आते आते जब उनसे उम्मीदें बढ़ गई थी, वहाँ पर खोए नज़र आए। जैसे लग नहीं रहा था कि आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे हों, क्योंकि बहुत आसानी से खेला उन्होंने। आकाशदीप विकेट भी नहीं ले पाए और पूरा प्रेशर बुमराह पर आ गया। बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिया, दूसरी पारी में उनका कोई साथ ही नहीं दे पाया। मतलब कि जब जब बुमराह होते तब आप मुकाबला हार रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। लीड्स में बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिया, फिर आप मुकाबला हार गए। यहाँ पर लॉर्ड्स में 5 विकेट लिया पहली पारी, फिर भी आप मुकाबला हार गए। भाई सिराज की जिम्मेदारी बनती है, आकाशदीप की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप भी जिम्मा उठाओ ना, क्योंकि जब बुमराह नहीं होते हैं तो ये जिम्मेदारी लेकर आते हैं। पता नहीं क्या टोटका चल रहा है कि टीम इंडिया मुकाबला हार रही बुमराह के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुमराह आपका सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी है, उसके रहते सामने वाली टीम में खौफ होता है, वो डर होता है। और उसका रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी शानदार, खासतौर पर जो रूट के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर आपको माइंडसेट चेंज करके आना पड़ेगा। आपको 9 दिन का गैप मिला है, इस 9 दिन में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हमको मुकाबले कैसे जीतते हैं, और मैनचेस्टर में आपको कुछ उखाड़ना पड़ेगा, तभी आप मुकाबला जीत पाओगे। आपको 4 पेसर गेंदबाज के साथ जाना है, फिर 2 स्पिनर के साथ जाना है, आपको बल्लेबाजी लाने में कुछ बदलाव करना। अगर आप वो करोगे तभी आप मुकाबला जीतोगे, क्योंकि आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि हाँ मुझे ऐसा ही खिलाना है, मुझको ऐसा ही खेलना है। तो आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो आपको बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा। क्योंकि अगर आपको मुकाबला जीतना है ना, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हर बल्लेबाजों को एनालाइज करना पड़ता है, और आपको हर पिच पर एक टप्पा देखना पड़ता है गेंदबाजों में, कौन सा टप्पा आपके गेंदबाजों के लिए फेवर करे। छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। करुण नायर
कि इतने बड़े बल्लेबाज नहीं कि विराट कोहली जैसा स्टैट्स हो उनका, कि विराट कोहली, हाँ कुछ लोग बताइए क्या बोले कि विराट कोहली का 5 सालों से रिकॉर्ड ख़राब था फिर भी आप उनको ढोए जा रहे थे। भाई वो विराट कोहली है। करुण नायर ने विराट कोहली जैसे स्टैट्स नहीं बनाए हैं, विराट कोहली जैसे मैच नहीं जीता है करुण नायर ने कि उनको लगातार मौका मिले। वो विराट कोहली था इसलिए उसको मौका मिला, क्योंकि इसने आपको एक तरफा तरीके से मैच जीता है और ऐसे मैच जीता है जहाँ से कोई सोच नहीं सकता था। हाँ अगर वैसा करुण नायर कर देते तो आप उनको लगातार मौका देते, लेकिन करुण नायर ने ऐसा किया नहीं है। फिर कुछ लोग बोलने आते हैं कि सचिन तेंदुलकर से लोग कंपेयर करने लगते हैं, उन्होंने शून्य बनाया था। भाई साहब उन्होंने वो उखाड़ा था, वो सचिन तेंदुलकर वहाँ तक पहुँचे हैं, वो लेगेसी बनाई है, तब उनको लगातार मौके मिल रहे हैं। जो रूट को देख लो, लगातार जो रूट रन बना रहा है, अगर फेल भी होता पर उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो रूट ने क्या हासिल किया है, कितने मैच जिताए हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं उठाता है। करुण नायर पर भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर वो इतने रन बनाए होते कि पहले लेट्स में रन बना दे, सेंचुरी मारे होते तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब उनकी 6 इनिंग हो इसलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं, उनकी पोजीशन डगमगाई जा रही है। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। विराट कोहली से कंपेयर मत करो। कुछ लोग ज्ञान देने आ जाते हैं। आपके पास सुनहरा मौका है मैनचेस्टर जीतने का, बस आपको लापरवाही नहीं करनी है। और एक खबर आपको और बता दें, ऋषभ पंत पूरी तरह से चोट फ्री हो चुके हैं। ऋषभ पंत की इंजरी ठीक हो चुकी है। उनकी जो इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी थी वो नाखून पर लगी थी, जिसकी नाखून अंदर चला गया था, इसलिए उनको दर्द हो रहा था। अभी भी उनके हाथ में नाखून में देखोगे तो यहाँ पर नीला नीला कलर आपको नज़र आएगा, क्योंकि खून का थक्का जम गया है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में आपको ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत अगर नहीं खेलते हैं तो आपकी बल्लेबाजी काफ़ी वीक हो जाएगी। ऋषभ पंत आपको खेलते हुए नजर आएंगे, आपको इससे घबराने की बात नहीं है। और अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो एज ए बल्लेबाज, तो आप ध्रुव जुरैल को भी मौका दे दो। प्योर बल्लेबाज आपको वो अपनी टीम में जगह बनाते हुए नजर आएगा और आपको एक स्टैब्लिश बल्लेबाज मिल जाएगा। और रवींद्र जडेजा के साथ जाओ नंबर 7 पर, नंबर 8 पर शार्दुल को खिला लो 8 पर, क्योंकि आप उसको गेंदबाजी नहीं समझ रहे हो, ना ही बल्लेबाज समझ रहे हो। शार्दुल ठाकुर ने आपको बहुत सारे मैच जिताए हैं। पिछले दौरे में आप याद कर लो, बीजीटी 2021 याद कर लो, उसने आपको कई मुकाबले जिताए हैं, बल्लेबाजी से भी जिताए हैं। एक मौके में लीड्स में आपने उसको एक खिलाया, पहली पारी में उसको 6 ओवर की गेंदबाजी करा रहे हो, दूसरी पारी में आपने 10 ओवर गेंदबाजी कराई, और जब आपको ज़रूरत थी विकेट लेने की तो आप शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिया था। मतलब कि आप उसको कुछ समझ नहीं रहे हो, तो आपको शार्दुल ठाकुर खिलाना पड़ेगा, आपको गेंदबाजी मजबूत करनी पड़ेगी, 4 पेसर के साथ उतरना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बर्डन बुमराह पर जाता है। वो इंजरी प्रोन खिलाड़ी है। अभी ये भी खबर आ रही है कि बुमराह चौथा टेस्ट मुकाबला खेलेगा, क्योंकि अभी 9 दिन का गैप मिल चुका है। अब जैसे भी होता है प्लेइंग 11 क्या क्या होती है, कौन कौन से बदलाव होते हैं, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताएगा। लेकिन मैनचेस्टर का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है टीम इंडिया के लिए। 9 मुकाबले खेले हैं, 9 के 9 टीम इंडिया ने हारे हैं, ड्रॉ भी हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया वहाँ पर एक मुकाबले नहीं जीत पाई है। यहाँ पर आपको इतिहास रचना पड़ेगा, तभी आप मुकाबला जीत पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।